नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको पता ही है कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं गुजरात और छत्तीसगढ़ इन दोनों राज्यों की। आज भी हम इन्हीं दो राज्यों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज विशेष है कि हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ और गुजरात के हस्तकला, हस्तशिल्प और हथकरघा के बारे में। अब न सिर्फ भारत में ही इन चीज़ों की डिमांड है हस्तशिल्प की, बल्कि विदेशों में भी हस्तशिल्प की डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुषमा अग्रवाल जी। मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करती हूँ सुषमा जी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हस्तशिल्प क्या है? हस्तशिल्प यानी हाथ से बनाया हुआ सामान। गुजरात में हस्तशिल्प बहुत बड़े पैमाने पे होता है, जैसे उनका चटक रंग, मिरर वर्क और कांच का और चीड़ मोती का और बहुत सारी चीज़ें हैं, कलर्स का, बंधेज का। वहाँ बहुत बड़े तादाद में ये सब चीज़ें होती है। ये कुछ वहाँ के प्रमुख हस्तशिल्प हैं। मैंने सुना है कि वहाँ पर खादी का भी उपयोग होता है, जो कि हथकरघा वो से तो जुड़ सबको गया। पता है। गुजरात के गांधी मोहन दास करमचंद गांधी जी अपने बापू, हाँ। उन्होंने ये इतना आगे बढ़ाया। उन्होंने हाथ से रोजगार उनको दिया, हाँ। वहाँ के लोगों को, जो आगे चल के पूरे भारत में प्रचलित हुआ। अगर देखें तो देखिए छत्तीसगढ़ भी हाँ। जो है अछूता नहीं है नहीं गांधी जी से। जी। तो यहाँ पर भी हथकरघा की अगर हम बात करें तो खादी जो है और यहाँ का जो कॉटन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आप ऐसा मानती हैं? बिल्कुल। ये देखिए, इसमें जैसे वर्क हुआ है, ये कॉटन है। हाँ। इसमें भी आपको वर्क मिलेगा। हाँ। ये गुजरात का ही वर्क है। यहाँ लहरिया, हाँ, इस टाइप का और बंधेज वो बहुत चलते हैं वहाँ पे। वहाँ पर। अच्छा, मैंने जैसे कि आपने इसके बारे में जिक्र किया है, तो अगर मैं इसमें देख रही हूँ कि जो इसकी किनारी है, जो इसका बॉर्डर है, इसकी बिल्कुल एक अलग पहचान है जी। ये चमक भी रहा है, उससे समझ में तो आ जाएगा। ये बॉर्डर देख के ही समझ में आता है कि ये गुजरात। इस वर्क के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये क्या वर्क है? ये रेशम धागे से वर्क होता है। इसमें पहले कांच का उपयोग होता था। हाँ। अब इसमें सितारों का उपयोग होने लगा है। हाँ, पहले कांच से होता था ये। उसका कारण कि पहले कांच से होता था और अब सितारा होने लगा, इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण जी भी है? अब पहले क्या है, पूरे हाथ से होते थे, अब कुछ मशीन से होते हैं, फिर हाथ से होते हैं। इसलिए जैसे कि चर्चा में पिछली बार आपने मुझे बताया था कि मिरर चूंकि थोड़ा सा हैवी हो जाता है और टूटने का, हाँ, टूटने का डर रहता है, इसलिए अब कपड़ों में ना करके कांच की अगर हम तुलना करें इन सिल्वर प्लेट्स से, तो ये टूटते भी नहीं है और हल्के भी होते हैं, शायद इसलिए ये ज्यादा लोकप्रिय भी यूज करने में आसानी से होते हैं, यूज आसानी से हो जाते हैं इसके। और लाइफ इनकी कितनी रहती है? ये सालों चल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चलते हैं। वहाँ के गुजरात का सबसे बड़े प्लस पॉइंट ये रहता है, वहाँ के कलर्स नहीं जाते कॉटन। अच्छा, चटक रंग होते हैं हाँ, वहाँ के और रंग आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सिर्फ कपड़ों पर ही मिरर वर्क देखने को मिलता है या इसके अतिरिक्त अब ये मिरर वर्क है वो बहुत ज़्यादा यूज होने लग गया है। जैसे आप ये पर्स देखिए, ये पूरे हाथ से किए हुए हैं। जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी दिखाएं। ये जी, ये कांच से पूरे रेशम धागे से वर्क किए हुए हैं। हाँ। तो इस तरह की बंधनवार हो गया, दीवार में जो लगाते हैं वो जी, और झरोखे में यूज होता है। और आजकल तो इसका रंगोली बहुत बन रहा है। अच्छा, लकड़ी में नक्काशी करके उसमें मिरर लगाकर रंगोली का डिजाइन बनाते हैं। तो ये भी गुजरात की ही जी, देन जी, है। बिल्कुल। जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे इसमें हस्तशिल्प में नए नए प्रयोग भी होते जा रहे हैं। कांच से अब हम सिल्वर प्लेट्स पर आ गए हैं और पहले ये सिर्फ कपड़ों पर देखने मिलता था, लेकिन अब आप बता रही हैं कि ये रंगोलियों में भी इसका उपयोग होने लगा है। मैं आपसे जैसे कि आपने इसी के इस पोटली बैग के बारे में आप अभी दिखाया था, इसमें चिड़ का भी काम किया गया है। मैं चाहूँगी कि आप चिड़ के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। वहाँ बहुधा चिड़ मोती का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप ये वाली पर्स देखिए, ये वहीं का है। जी, इसमें पूरे चिड़ मोती से
कारीगरी की हुई है और ये हाथ का है। ये पूरा काम हाथ से होता है? तो जी, चीड़ मोती है, ये छोटी छोटी मोतियां हैं, ये सब वहाँ हथकरघा में ही बनता है, हस्तशिल्प में ही बनता है। ये पूरे हाथ का से ही बनाते इसमें हैं। मशीन का कोई काम नहीं होता, ये पूरा हाथ। तो इसमें बनने में इसे समय भी लगता होगा? जी बिल्कुल समय लगता है। उनका आजीविका का साधन ही यही है। जो छोटे छोटे गांव में ये सब बहनें रेडी करके वो पूरे देश में सेल करते हैं वो लोग। कच्छ प्रांत में मैंने सुना है कि मोती का काम ज़्यादा होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये सही है या गलत है? कच्छ में पक्की मिट्टी का काम ज़्यादा होता है। अच्छा। जिसको टेराकोटा बोलते हैं। अच्छा। टेराकोटा का आप डिज़ाइन देखे होंगे, आजकल हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत टेराकोटा हाट वगैरह में बहुत मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। डिमांड में है। ये भी गुजरात की ही देन है, जो अब वहाँ से लंबा सफर तय करके हम तक पहुँच चुका है, छत्तीसगढ़ प्रांत तक। जी हाँ। टेराकोटा के गहने भी उपलब्ध होते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि टेराकोटा के जो गहने होते हैं ये मिट्टी के ही गहने होते हैं, जिनमें मोतियों का आकार मिट्टी को दिया जाता है और फिर इसे पिरोया जाता है। इस मिट्टी को कई रंग में रंग भी दिया जाता है ताकि वो लोगों को आकर्षित करे। जी। तो अब मिट्टी के जो गहने भी हम मार्केट में देख सकते हैं। देख सकते हैं, आप पहन भी सकते हैं। बिल्कुल। अगली बार बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल लेकर आएं और आप हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि मिट्टी के गहने वास्तविक में होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। छत्तीसगढ़ और गुजरात, हम इन्हीं दो राज्यों की बात करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हाथ से बने हुए ऐसे कौन से गहने हैं जो प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में भी पहने जाते हैं और गुजरात में भी पहने जाते हैं? छत्तीसगढ़ में और गुजरात में अधिकतर कौड़ियों का यूज़ होता है, उपयोग ज़्यादा होता है। जैसे ये देखिए, ये कौड़ियाँ छेद करके जी इस टाइप से ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो ये इन कौड़ियों में छेद भी है, इसे कुछ अलग नाम दिया जाता है इन कौड़ियों को? नहीं, बस छेद करते हैं उसको। अच्छा। और ऐसा डिजाइन बनाते हैं और उसके बाद इसे पिरो दिया जाता है अलग अलग इस टाइप से। आप कोई भी ड्रेस में, ये हमारे छत्तीसगढ़ का है, इसको राउत लोग पहनते हैं। अच्छा जी। और सेम चीजें ये गुजरात में भी पहना जाता है जी, कौड़ियों का। गुजरात में आमतौर पर मैंने देखा है कि गरबा करते समय जो कलाकार हैं वो कौड़ी के वस्त्र धारण करते हैं, तो क्या वो भी हाथ से बना होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये मशीन में तो हो ही नहीं पाएंगे। आपको ऐसा क्या कारण है कि कौड़ी, मोती, ये सारी चीज़ें गुजरात में बहुतायत में बनती हैं? इसका कुछ प्रमुख कारण? सबसे प्रमुख कारण ये है क्योंकि वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। अच्छा। वहाँ से ही वो धीरे से पहले लेके आए सिप्पी, और सिप्पी ज़्यादा यूज़ करने लग गए। अच्छा। एक और वर्क है जिसके बारे में मैंने सुना है कि जो मुगल काल से चला आ रहा है। जरी वर्क। जरी वर्क, इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप बताएं। जरी वर्क पहले रेशम से किया जाता था, लेकिन मुगल कालीन शासक जब आए तब उन्होंने सोने के तार बनवाने शुरू किए। अच्छा, सोने के तार, यानी सोने के जरी, और उसको वस्त्रों पे कढ़वाना शुरू किया। अच्छा, और उसके बाद ये तभी से चलन पर आया कहा जा सकता है? हाँ, मुगल काल से ही चलन मुगल काल से ज़्यादा चलन पर आया। मतलब ये पता चलता है, बोल सकते हैं धनाढ़ लोग। हम आम तौर पे देखा जाता है कि रेशम के धागे जो है उनका उपयोग होता है कपड़े में, लेकिन मुगल जब यहाँ आए तो उन्होंने सोने और चांदी के तार बनवाए, उनके धागे बनवाए और फिर उनको कपड़ों पर वर्क करवाना शुरू किया। तो निश्चित तौर पे सोने और चांदी जड़े होते हैं तो इनकी कीमत भी ज्यादा ही होती है, इसलिए धनाढ़ वर्ग ही इसको धारण करते थे। और अब ये धीरे धीरे रेशम के धागों तक आ गया और आम लोगों की पहुंच में भी है। एक और आर्ट है जिसके बारे में मैंने सुना है और वो है रोगन आर्ट। मैं चाहूंगी कि रोगन आर्ट के बारे में भी आप बताएं। रोगन आर्ट पर्शिया से लिया गया है। अच्छा। वो ऑयल बेस्ड होता है। अच्छा, ऑयल बेस्ड होता है। अरंडी का बीज रहता है, उसको 12-15 घंटे उबालते हैं। उबालने के बाद वो कत्थे कलर का हो जाता है, भूरे कलर का। उसके बाद फिर उसको ठंडा करके वो जेली के फॉर्म में लाते हैं। अच्छा। जेली के फॉर्म में आने के बाद उसको पत्थर से पीस के
उसको कूट के उसमें प्राकृतिक रंग मिलाया जाता है। अच्छा। उसके बाद फिर वो थोड़े से रबड़ जैसे हो जाते हैं। उसके बाद फिर उसको हाथ से, हथेली से लोहे की छड़ी जैसे छोटा सा लेके खूब घुमाया जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद उसमें से बारीक वो निकलता है, तार निकलता है, और उसी तार को लेके कॉटन के कपड़ों में या रेशम के कपड़ों में उसकी कशीदाकारी की जाती है। अच्छा, क्या इसके लिए किसी ब्रश का उपयोग किया जाता है? ब्रश का उपयोग नहीं उसमें लोहे की जो छड़ी रहती है पतली सी, उसी से उठा के उसमें बारीक बारीक डिजाइन बनाया जाता है। अच्छा। और एक बार में एक ही कलर यूज होता है। अच्छा। एक पूरा डिजाइन आपको एक ही कलर में बनाना रहता है। अगर हम किसी कपड़े में अगर हमने लाल रंग का उपयोग किया है तो जब तक वो पूरे लाल रंग का ही उपयोग उस कपड़े में होगा, क्योंकि वो फिर से वो गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा। जम जाएगा वो, तो पूरा पहले उसको करना रहता है, उसके बाद आप दूसरे कलर का यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि रोगन आर्ट से बनी हुई साड़ियाँ जो है उसकी कीमत तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये होती है, और जो दुपट्टे होते हैं उनकी कीमत लगभग 12 से 15 हज़ार के बीच में होती है। और काम के आधार पे, वर्क के आधार पे कारीगर जो है इनकी जो कीमत है वो बढ़ा भी सकते हैं। हाँ। इस रोगन आर्ट से बनी हुई साड़ियों को लगभग एक साड़ी को तैयार होने में 6 से 7 महीने का वक्त लगता है जी, है ना। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में और गुजरात में कुछ कॉमन ज्वेलरी हैं जी। मैं चाहूँगी कि सिल्वर की ज्वेलरी पहनी जाती है, जैसे ये रही, ये आपके छत्तीसगढ़ में भी मिलेगी, ये आपके छत्तीसगढ़ में भी पहनते हैं, और गुजरात में भी इसका बहुत उपयोग होता है। अच्छा। ये दोनों का। ये इसे कुछ यहाँ पर क्या कहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं इसके बारे में? यहाँ तो इसको हसली बोलते हैं। हाँ, वहाँ पर उनका कुछ गुजराती नाम, गुजराती नाम गुजराती नाम होगा उनका जी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ जो कि संपन्न है अपनी लोक कला, संस्कृति और पारंपरिक गीत संगीत से, और ये खजाना आप तक लाते हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी। इस बेशकीमती धरोहर को देखिए और सुनिए दूरदर्शन और आकाशवाणी से। 7 सुरों के मिलने से बनता है संगीत, मन के भाव को शब्द मिलने से सजता है संगीत। दूरदर्शन और आकाशवाणी को बनाएं अपना मीत। बहे जहां भक्ति की अविरल धारा, सजे जहां लोक गान की परंपरा, जहां गूंजे फिल्मी गीत संगीत की मधुर वाणी, तो बस देखते रहिए दूरदर्शन, सुनते रहिए आकाशवाणी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये चिड़ की ज्वेलरी भी है, मैं चाहूंगी कि आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। ये चिड़ की कौड़ी और चिड़ की मोती हार है ये जी। ये वहाँ की बहनें, गुजरात की बहनें अपने हाथों से बनाते हैं इसे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है ये जी। आप ये भी देख सकते हैं, मोतियों से बना हुआ, ये सजावट का शो पीस है, डेकोरेशन के उद्देश्य से। डेकोरेशन भी कर सकते हैं, पूजा पाठ के लिए भी आप उपयोग में ला सकते हैं। क्योंकि ये कलश रूप है तो इसे तो पूजा में भी उपयोग किया जा सकता है। और विदेशों में भी जो डेकोरेटिव आइटम्स है उनकी ज़्यादा डिमांड होती है। कहा जा सकता है कि अब चूंकि यहाँ से सामान बाहर जाने लगा है तो जो कारीगर हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होने लगा है पहले की तुलना में। क्या आप ऐसा मानती हैं? क्योंकि आप न सिर्फ विक्रय करने का काम करती हैं, आप बनाती भी हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि बनाने के कारण कुछ फ़ायदा आपको होने लगा है? हाँ, फ़ायदा तो बहुत है, क्योंकि अब हम खुद बनाते हैं तो हमको कम लगता है, उसका लागत कम आता है जी। और डिमांड तो बहुत है। डिमांड पूरे अब बोला जाए तो विदेशों में भी इसका बहुत डिमांड है। आप नवरात्रि की अगर मैं बात करूं तो नवरात्रि में बहुत सारे जो हमारे युवा हैं वो गरबा खेलते हैं, और उस समय जो वो परिधान पहनते हैं, मैं चाहूँगी कि एक बार आप उसके बारे में बताएं, क्योंकि वो भी हथकरघा होता है।
जी, वहाँ के घाघरा आता है स्पेशली लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। उसमें मिरर वर्क रहता है और सीप से रहता है, कशीदाकारी रहती है और बहुत घेर रहता है। पुरुषों के जो परिधान होते हैं, क्या उनका कुछ अलग नाम होता है? जैसे हमारे यहाँ तो हम धोती हमारे भाई बहन पहनते हैं, भाई पहनते हैं, लेकिन वहाँ पर जो धोती होती है वो कुछ विशेष होती है, क्या उसका क्या नाम होता है? और मैंने कच्छ देखा से है बन के आती है जी, बंधेज है या फिर कुछ कोटी जैसा वो पहनते हैं? कोटी आता है उसका। कोटी जी, कोटी रहती कोटी है। रहता है और फ्रॉक नुमा डिजाइन रहता है। हाँ हाँ, वो पुरुष प्रधान, हाँ, वो पुरुषों का परिधान होता है। अब आपने मुझे कच्छ बताया, जामनगर और कच्छ में भी मैंने सुना है कि बंधेज का काम होता है, और बंधेज का काम अब हमारे छत्तीसगढ़ के जो बहुत यहाँ पर बंधेज का काम होने लगा। मैं चाहूँगी कि आप बंधेज के बारे में एक विस्तार से जानकारी दें कि बंधेज बनता कैसे है, बंधेज है क्या, और इसकी कपड़े पर बंधेज प्रिंट होने के बाद इसकी लाइफ कितनी रहती है? बंधेज की कारीगरी गुजरात से ही स्टार्ट हुआ है, पर अब ये छत्तीसगढ़ में भी होता है। अच्छा। यहाँ डिफरेंट चटक कलरों को लेके उसमें नमक और नींबू कलर में डाल के उबाल के इसमें कपड़े में, कॉटन के कपड़े में उस पत्थर या प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है इसमें भी? प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है और उसको डाल के डिज़ाइन अलग अलग बना के उसको गरम उसमें कलर में डाला जाता है। अच्छा। और उसको निकाल के फिर सुखाकर उसके धागे से जो बंधा रहता है उसको खोल के फिर डिज़ाइन बनाया जाता है। अच्छा, तो जितनी जगह पे धागा बंधा रहता है उतनी जगह पे रंग नहीं चढ़ता और बाकी जगह पे रंग चढ़ जाता है, इसलिए उसे बंधेज, बांधने के कारण उसका नाम बंधेज। मतलब धागे से पहले कपड़ों को पूरे बांध दिया जाता है और फिर उसे रंगों में डुबाया जाता है। तो ये उसे चूंकि बांधा ज्यादा जाता है इसलिए उसका नाम बंधेज पड़ गया है। बिल्कुल। कुछ और भी यहाँ पर धागे की ज्वेलरीज आपने रखे हुए, मैं चाहूंगी कि ये भी आप बताएं कि ये धागे की क्या विशेषता है? ये रेशम का ही धागा है जी। इसे आप ये पीछे देखिए, ये आपको ये हार है बेसिकली, ये पीछे गत्ते का फोम लगाया गया है इसमें और फोम लगा के कशीदा वाली कपड़े को ऊपर लगा के फिर इसमें मिरर वर्क हुआ है जो मैं आपको बोल रही थी। जी, मिरर वर्क आपने बताया मुझे। जी, ये पूरा धागे का ऊन, काम है। हाँ, ऊन, मिरर और ये लकड़ी जी, ये लकड़ी है। अच्छा, लकड़ी का जिक्र कर दिया, मैं अगला प्रश्न आपसे लकड़ी के बारे में ही करने वाली थी। जी बताइए। जब भारतवर्ष में लकड़ी का काम कम होता था तब गुजरात एक ऐसा राज्य था जहाँ पर लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता था और लकड़ी के फर्नीचर जो है गुजरात में बहुत ज़्यादा उस समय बनते थे। मैं चाहूँगी कि एक बार आप इसके बारे में गुजरात में चंदन का उपयोग बहुत होता है। चंदन लकड़ी का? जी, चंदन लकड़ी का उपयोग। तो फर्नीचर भी चंदन लकड़ी? जी, नक्काशी की जाती है। अब तो दीवालों पे साइड किनारे पे उसका वो भी लगाया जाता है, वॉल किनारी जो बोलते हैं जी, वो लगाया जाता है पूरे चंदन से। हाँ, चंदन से। अब चंदन क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है तो अब थोड़ा अलग सब्स्टिट्यूट जो है उसका उपयोग होने लगा है। लेकिन नक्काशी और वहाँ का बहुत बढ़िया है। मुगल काल में जो झरोखे बनाए गए थे मुगल शासकों द्वारा, वो भी लकड़ी के बनाए गए थे, चंदन लकड़ी के बनाए गए थे। और आज भी वहाँ प्राचीन जो इमारतें हैं वहाँ पर फर्नीचर वर्क लकड़ी का गुजरात में देखा जा सकता देखने मिलेगा। बिल्कुल वहाँ यूनिक है। ये छत्तीसगढ़ में भी क्या कुछ होता है फर्नीचर में? अगर आप बताना चाहें। हाँ, अब यहाँ मतलब यहाँ के कारीगर ही खुद करने लग गए हैं। यहाँ जैसे वहाँ पर चंदन लकड़ी का अब यहाँ पे होता है बांस, बेत। अच्छा, चूंकि बांस हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से पाया जाता है, बहुतायत में पाया जाता है, तो यहाँ पे बेत का काम ज्यादा होता है। बेत के फर्नीचर, जैसे फर्नीचर्स हो गए, कैंडल्स हो गए, अच्छा, झूले हो गए, यहाँ पे बहुत। अब जैसे अभी बोल रहे थे झरोखा खिड़कियों के लिए बनाए जाते हैं जी,
तो ये सब वहाँ लकड़ी के होते हैं, यहाँ बेत के ज्यादा होते हैं। बांस के जी। अर्थात बेत का काम हाँ, यहाँ पर यहाँ ज्यादा पे होता ज्यादा है। होता है। और अगर तुलना की जाए तो चंदन जो है वो तो काफी महंगा भी महंगा है, है। सामान्य जी। आदमी की पहुंच से बाहर बाहर है है। वो। लेकिन बेत एक ऐसी चीज है, यानी बांस, जो सस्ती भी है, हाँ। कम लागत में भी बनती जी। है, इसलिए लोगों तक आसानी से पहुंच भी जाती और है। ये बहुत बड़ी आजीविका का साधन है जी, यहाँ छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें तो बस्तर प्रांत में बहुत जी, ज्यादा बांस बहुत। का काम होता है। हाँ, क्योंकि वो जंगली इलाका जी, है। वहाँ पर बांस के जंगल हैं पूरे। हाँ। तो वहाँ उत्पादन ज्यादा है, इसलिए वहाँ पर हाँ। बांस का काम भी ज्यादा जी, होता है। वहाँ पर क्योंकि कारीगर भी उत्पादन ज्यादा है तो सस्ते हैं हैं। जी। और चीजें अच्छी बनती है उसकी, तो ज्यादा यूज होता है। और मैंने सुना है कि पानी पड़ने के बाद भी ये खराब नहीं होते। नहीं होते ये हाँ, बांस है, पानी पड़ने से खराब होगा नहीं होते। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ और गुजरात दोनों ही जगह में कारीगर आना जाना करते रहते हाँ जी, हैं। जी। आपको ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हमने गुजरात के कला को अडॉप्ट किया है, क्या उस तरीके से गुजरात में भी लोगों ने छत्तीसगढ़ के कलाकारों को अडॉप्ट किया है? चूंकि आप ट्रेवल करती हैं, आप जाती देखिए रहती अमृता हैं, जी, तो आप कला कोई भी हो, कोई भी कला हो, उसको लोग खुले मन से स्वीकार करते हैं। अगर आपकी कला जीवित है, अच्छी है, तो उसे कोई भी स्वीकार करेगा। तो वहाँ भी ये सब चीज़ें स्वीकार की जाती है। वहाँ भी अप्रिशिएट किया जाता है कि कौड़ी से बन रहा है और यहाँ पे बेत का बन रहा है, तो बेत का वहाँ भी बहुत चलन हो गया है। जी। पहले वहाँ सिर्फ नक्काशी वाली लकड़ियों का यूज़ करते थे, अब वो ऐसा नहीं रह गया है। क्योंकि उन्हें साफ करने में भी एक हाँ, समस्या आती है, जी, इसलिए नक्काशी वाले आपके फर्नीचर रहते वो बहुत वजनदार रहते हैं, लेकिन बेत के नहीं रहते। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बताया है कि बेत के फर्नीचर्स हल्के होते हैं, तो वो आयात निर्यात में आसानी से हो जाते हैं, टूट फूट का डर नहीं रहता उसमें। जी। रोगन आर्ट के बारे में फिर से मैं वापस रोगन आर्ट में आना चाहूँगी। रोगन आर्ट के बारे में मैंने ये सुना है कि मुगल काल के बाद ये कला बिल्कुल विलुप्त सी हो गई थी। जी। एक दो परिवार जो थे उन्होंने वापस इस कला को जीवित रखा है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ बाहर नहीं आ पाया। अच्छा। जो पुराने गांव में, कच्छ के गांव में या उधर उधर होते थे, वो वहीं तक सीमित रह गए थे। लेकिन जैसे जैसे ये मीडिया और ये प्रचार प्रसार का साधन आया, तो वो अपने आप फिर से आगे आ गए। मतलब सोशल मीडिया ने जी, एक मंच प्रदान किया है। जी, कारीगरों को एवं हस्तशिल्प वालों को बहुत बढ़ावा दिया है। खादी के बारे में मैं अब आपसे जानना चाहूँगी। खादी के फैशन शोज होते हैं और आपने, जहाँ तक मैं जानती हूँ, आपने कुछ फैशन शोज ऑर्गेनाइज भी किए हैं। मैं चाहूँगी कि इसकी लोकप्रियता कैसी है, खादी वस्त्र की डिमांड कैसी है, इसके बारे में आप बताएं हमें। खादी का उपयोग तो अब बहुत ज़्यादा होने लगा है, पहले से ज़्यादा होने लग गया है, क्योंकि ये वेयर करने में इजी होता है, कोई परेशानी नहीं, किसी के शरीर में कोई चुभन वगैरह कुछ नहीं होता। तो इसलिए इसको लोग, और पहनने के बाद ये दिखने में भी बहुत अच्छे दिखते हैं। छत्तीसगढ़ पे कोसा भी बहुत ज्यादा चलन में जी। है। रायगढ़, वही आ चापा, गया, कोसा जो है ये बहुत ज्यादा जंगली इलाका हुआ, वहाँ पे उत्पादन ज्यादा होता है। मैं जानना चाहूंगी कि कोसा जो है ये किस तरीके से बनता है, लगभग कितना समय लगता है इसकी एक साड़ी तैयार होने में? ये फिर भी 15 से महीना दिन लग जाता है एक साड़ी को तैयार होने ये कोकून से बनाया जाता है, रेशम। हाँ। रेशम कोकून से बनने के बाद फिर उसका धागा निकाल के, रेशम निकाल के, उसके बाद फिर साड़ी का निर्माण किया जाता है। अच्छा, ये कोकून मतलब एक इंसेक्ट है, कीड़ा हाँ, है? इंसेक्ट है ये, कीड़ा है, उसके लार से धागे बनाए जाते हैं और फिर उससे साड़ियाँ तैयार की जाती है। तो गुजरात में भी इसकी निश्चित तौर पे डिमांड होगी। जब आप लास्ट टाइम गुजरात विजिट किया था आपने, तो आपको लगता है कि आप देखिए ना, वहाँ के पूरे वर्क में ही रेशम है। बिल्कुल, यानी इंसेक्ट का इवन रेशमी धागों में ही पूरे वर्क किए जाते हैं, साड़ियाँ बना के वर्क किए जाते हैं। एक समानता है छत्तीसगढ़ और गुजरात प्रांत। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से साड़ियाँ गई, वहाँ से वर्क होके आई। अच्छा, सीधी बिल्कुल, यहाँ से हमने प्लेन साड़ी वहाँ भेजी
और हाँ। वहाँ से उसमें उन्होंने रेशमी धागों का धागों काम किया का और काम अब करके वहाँ से वापस वापस छत्तीसगढ़ में आ गया जी। और अब ये पूरे विदेश में ये अपना मार्केट हाँ, है। ये मार्केट है। बिल्कुल। सुषमा जी, आप कीमती समय निकाल कर आई और आपने जो हस्तशिल्प और हथकरघा की जो जानकारी हमें दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।